हेलो एवरीवन, वेलकम टू फार्मारॉक्स यूट्यूब चैनल। फार्मारॉक्स के यूट्यूब एजुकेशनल चैनल में आपका स्वागत है। आज के वीडियो लेक्चर में हम डिटेल में स्टडी करेंगे बैटनेसोल इंजेक्शंस के बारे में। तो हम सीखेंगे उसके बेसिक यूज़ के बारे में कि कौन से अलग अलग कंडीशंस के अंदर ये इंजेक्शन को यूज़ किया जाता है। साथ ही जानेंगे कि किस तरह से ये काम करता है, मतलब कि उसका वर्किंग, उसका डोज वगैरह क्या होते हैं, साइड इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं, कौन से रूट से ये इंजेक्शन दिया जाता है, और जानेंगे कि प्रेगनेंसी के दौरान उसको यूज़ करते हैं या नहीं, या फिर यूज़ करते हैं तो कौन से अलग अलग ऐसे कंडीशंस डेवलप होती है कि ये इंजेक्शन को यूज़ किया जाता है प्रेगनेंसी के अंदर। तो जानते हैं डिटेल में बैटनेसोल इंजेक्शन के बारे में। तो एक्सपर्ट लेक्चर बाय अमर सर, असिस्टेंट प्रोफेसर एंड फाउंडर ऑफ फार्मारॉक्स। थैंक यू फॉर बीइंग फार्मारॉक्स फैमिली। अपडेटेड रहिए फार्मा नॉलेज के साथ। एक्सेस करिए स्टडी मटेरियल, टेस्ट सीरीज एंड वीडियो लेक्चर फार्मारॉक्स के ऐप ऊपर। तो अब आप डिसीज़ एंड मेडिसिन रिलेटेड कोर्स भी एक्सेस कर पाओगे कि जहाँ पे आप सभी मेडिसिन रिलेटेड लेक्चर, उनके पीडीएफ, पीपीटीज वगैरह अफोर्डेबल प्राइस के अंदर एक्सेस कर पाओगे फार्मारॉक्स के ऐप ऊपर। तो अगर आपके पास एंड्रॉयड फ़ोन है तो एंड्रॉयड ऐप डाउनलोड करें। आईफोन यूज़र ऐप स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगी। तो एक्सेस करिए स्टडी मटेरियल, टेस्ट सीरीज एंड वीडियो लेक्चर फार्मारॉक्स के ऊपर। कोई भी क्वेरी हो तो ये नंबर पे आप जो है वो व्हाट्सएप कर सकते हैं 9016312020। तो आप समझते हैं बैटनेसोल इंजेक्शंस के बारे में। तो बैटनेसोल जो है ये ऐसे क्लास का मेडिकेशन हम कह सकते हैं कि जो है एक स्टेरॉइड है, कि जिसको ग्लूकोकॉर्टिकॉइड स्टेरॉइड जो है वो कहा जाता है। और ये मेडिकेशंस के अंदर मेन जो कोई सॉल्ट कंपोजिशन हम देखें तो वो है बीटा मिथाजोन सोडियम फॉस्फेट, कि जिसको कहा जाता है स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग। तो बैटनेसोल इंजेक्शन के अंदर जो कोई कंपोजिशन है तो वो हम कह सकते हैं कि उसके अंदर प्रेजेंट है स्टेरॉइड। और स्टेरॉइड के अंदर जो मेडिकेशंस होते हैं अलग अलग, कि जिसके में से इसके अंदर जो बीटा मिथाजोन है और उसके बहुत सारे ऐसे बेनिफिट्स है कि जो अलग अलग डिसीज़ एंड डिसऑर्डर्स को ट्रीट करने के लिए यूज़ किया जाता है। और बेसिकली उसके पास एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्शंस होती है, और ये स्टेरॉइड क्लास का स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग जो है वो कहा जाता है। तो बैटनेसोल जो है उसका ब्रांड नेम है, और सॉल्ट कंपोजिशन जैसे मैंने आपको बताया तो वो है बीटा मिथाजोन सोडियम फॉस्फेट, जो जीएसके का प्रोडक्ट है, कि जो ग्लैक्सोस्मिथलाइन फार्मास्यूटिकल्स जो है ये उसके मैन्युफैक्चर है। और ग्लैक्सोस्मिथलाइन के बारे में हम जाने जीएसके के बारे में, तो ये एक ब्रिटिश मल्टीनेशनल फार्मास्यूटिकल कंपनी है, कि जिसका हेडक्वार्टर्स ब्रैंडफोर्ड के अंदर है, इंग्लैंड के अंदर। और इसके बहुत सारे अलग अलग जो प्लांट्स है वो इंडिया में भी अवेलेबल है। तो ये मल्टीनेशनल फार्मास्यूटिकल कंपनी और उसी का ये प्रोडक्ट है बैटनेसोल। तो बैटनेसोल इंजेक्शंस के बारे में हम और डिटेल में जाने तो ये ऐसा इंजेक्शन कि जो ऐसे अलग अलग कंडीशंस कि जहाँ पे मेनली इन्फ्लेमेशन होता है, कि जो हम कहते हैं कि सूजन होती है। और ये सूजन होने के रीजंस कई बार ऑटो इम्यून कंडीशंस होती है, इन्फ्लेमेटरी डिसीजेज वगैरह होती है, कि जिसके कारण आपको सूजन वगैरह होती है। फिर ये इंजेक्शंस को अलग अलग ऐसे कंडीशंस कि जैसे कि आपको स्वेलिंग हुई है, सूजन हुई है, रेडनेस जैसी कंडीशन है, पेन हो रहा है, तो ये मेडिकेशंस क्या करेगा कि जो पेन के लिए रिस्पॉन्सिबल जो मेडिएटर्स होते हैं, रेडनेस, स्वेलिंग, मतलब कि जो इन्फ्लेमेशन और सूजन के लिए और उनके साथ एसोसिएटेड जो पेन होती है, जलन वगैरह होती है, तो उसके लिए रिलेटेड जो मेडिएटर्स होते हैं, केमिकल्स होते हैं कि जो रिस्पॉन्सिबल बनते हैं ये सभी कंडीशंस के लिए, तो उनको ब्लॉक करके अपनी इफेक्ट देती है और प्रिवेंट करती है रिलीज ऑफ सब्सटेंस दैट कोज इन्फ्लेमेशन। की इन्फ्लेमेशन करने के लिए ऐसे सब्सटेंसेस या फिर जो केमिकल्स हम कहते हैं मेडिएटर्स जो रिलीज होते हैं उनको ब्लॉक करके अपनी जो है वो एक्शन देते हैं। तो ये है सिंपल बेसिक इन्फॉर्मेशन अबाउट द बैटनेसोल इंजेक्शन। अब जानते हैं उसके बेसिक यूज़ के, कौन से अलग अलग मेडिकल कंडीशंस में आप उसको यूज़ कर सकते हैं। तो एक तो एलर्जिक कंडीशंस के, समझो कि आपको कोई एलर्जी हो रही है और उसमें भी स्पेशली स्किन रिलेटेड जब एलर्जीज वगैरह होती है, तो स्किन एलर्जीज को ट्रीट करने के लिए ये इंजेक्शन जो है वो यूज़ किया जाता है। और दूसरा हम देखें तो ब्रीथिंग प्रॉब्लम, कि समझो कि आपको ब्रीथिंग करने में प्रॉब्लम हो रही है, डिफ़िकल्टी हो रही है ब्रीथिंग के अंदर,
तो उस वक्त ये इंजेक्शन यूज़ किया जाता है। फिर आर्थराइटिस के अंदर कि जो जॉइंट रिलेटेड हम पेन कहते हैं, जॉइंट्स जो होते हैं वहाँ पे सूजन है और पेन भी हो रही है, तो ऐसे कंडीशंस में भी ये इंजेक्शन यूज़ किया जाता है। फिर जो रूमेटिक प्रॉब्लम्स होते हैं, स्किन डिसीजेज जो है वो बहुत सारी, उसमें भी समझो कि दूसरे कोई मेडिकेशन से ठीक नहीं हो रहा, तो उस वक्त ये स्टेरॉइडल मेडिकेशन यूज़ की जाती है। फिर सीवियर एलर्जिक रिएक्शंस हो रही है, अस्थमा की कंडीशन है, फिर क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज़ कि जिसको हम COPD कहते हैं, तो COPD के इलाज में भी ये इंजेक्शन यूज़ किया जाता है। ब्रेन के अंदर स्वेलिंग है आपको, या फिर आइज़ के अंदर पेन हो रहा है आफ्टर द आई सर्जरी, के आँखों की कोई सर्जरी हुई है और उसके बाद समझो कि पेन हो रहे हैं, तो उसके बाद भी ये इंजेक्शन जो है वो कई बार यूज़ किए जाते। तो ये हो गए उसके बेसिक यूज़। अब जानते हैं उसके प्रॉपर इंडिकेशंस। तो पहला जो है वो एलर्जिक स्टेट्स के, समझो कि पेशेंट को कोई एलर्जी वगैरह हो रही है, बॉडी के ऊपर एलर्जिक रिएक्शंस हो रहे हैं, तो दूसरे जब मेडिकेशन से ठीक ना हो रहा हो, तो उस वक्त ये बैटनेसोल का इंजेक्शन यूज़ किया जाता है। फिर डर्मेटोलॉजिकल डिसीजेज, मतलब कि जो हम कहते हैं कि स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम्स में इसको प्रिस्क्राइब किया जाता है। एंडोक्राइन डिसऑर्डर्स के अंदर भी कई बार प्रॉब्लम किया जाता, जो प्रिस्क्राइब किया जाता है। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिसीजेज वगैरह है, हेमेटोलॉजिकल डिसऑर्डर्स है, नियोप्लास्टिक डिसीज़ वगैरह है, नर्वस सिस्टम रिलेटेड प्रॉब्लम, ऑप्थाल्मिक डिसीज़, रीनल रिलेटेड प्रॉब्लम, रेस्पिरेटरी डिसीज़, रूमेटिक डिसऑर्डर। तो बहुत सारे नंबर ऑफ इंडिकेशंस है कि जो अलग अलग मेडिकल कंडीशंस हम कह सकते हैं कि जिसको ट्रीट करने के लिए ये इंजेक्शन यूज़ किया जाता है। अब बात करें उसके प्राइस की, तो जब ये हमारा ये लेक्चर पब्लिश हो रहा है कि 9 अगस्त 2021 के अकॉर्डिंग टू इसकी जो प्राइस है वो 40 रुपीज़ है टोटल 8 इंजेक्शंस की। कि ये जो आप समझो कि खरीदते हैं इंजेक्शंस का पूरा बॉक्स, तो उसके अंदर आपको 8 जितने इंजेक्शंस मिलेंगे। ऐसे 8 एम्प्यूल्स जो है ये इंजेक्शंस के अंदर रहेंगे, और ये सभी इंजेक्शंस के अंदर कंटेंट रहता है 4 मिलीग्राम रहता है मेडिसिन्स इन 1 ml। तो ऐसे 1 ml के समझो कि आप 8 इंजेक्शन समझो कि परचेस करते हैं, तो इन इंजेक्शंस आपको पड़ेंगे 40 रुपीज़ के अंदर। तो एक इंजेक्शन की समझो कि हम प्राइस लगाए तो वो रहेगी सिर्फ 5 रुपीज़ की। एक एम्प्यूल जो आएगा उसका वो सिर्फ 5 रुपीज़ का होगा, बिकॉज 8 इंजेक्शंस के प्राइस अभी आप चेक करोगे तो वो होगी 40 रुपीज़। तो एक सिंगल डोज का इंजेक्शन पड़ेगा सिर्फ और सिर्फ 5 रुपीज़ के अंदर की, जो काफ़ी अफोर्डेबल मेडिकेशन हम इसको कह सकते हैं। तो अब जान लेते हैं उसके डोज के बारे में और कौन से रूट से यूज़ किया जाता है। तो ये इंजेक्शन इस तरह से मसल्स के अंदर इंट्रामस्कुलर भी दिया जाता है, और साथों साथ वेन के अंदर वेनस भी उसको दिया जाता है, कि जिसको हम कहते हैं कि इंट्रावेनस इन्फ्यूजन्स के थ्रू भी दिया जाता है, या फिर इंट्रावेनसली डायरेक्टली वेन में भी ये इंजेक्शन दिया जाता है। तो एडल्ट के अंदर हम उसके डोज की बात करें तो ये इंजेक्शन का जो मेन स्ट्रेंथ है वो है 4 mg/ml। मतलब कि समझो कि किसी पर्सन को आप 1 ml जितना मेडिकेशंस देते हैं तो 4 मिलीग्राम बीटामिथाजोन जो है उसकी बॉडी के अंदर एंटर होगा। तो यूजली 4 से लेकर 20 मिलीग्राम बीटामिथाजोन जो है वो एडमिनिस्ट्रेट किया जाता है स्लो IV इंजेक्शन से 1/2 to 1 मिनट के 30 सेकंड्स, हाफ मिनट मतलब कि 30 सेकंड, या फिर 60 सेकंड का टाइम इंटरवल में, मतलब कि इतना टाइम जो है वो आपको लगाना है ये इंजेक्शन देते समय। मतलब कि स्लोली जो है वो इंजेक्शन दिया जाता है पेशेंट की वेन के अंदर, कि जिसको हम कहते हैं इंट्रावेनस इंजेक्शन की इस तरह से। तो 1 ml जितना समझो कि आप डिलीवर करते तो उसके लिए एटलीस्ट जो है आप 60 सेकंड लगा सकते हैं या फिर 30 सेकंड लगा सकते हैं ये मेडिकेशंस को बाय वेन के थ्रू एडमिनिस्ट्रेट करने में। उसी तरह से समझो कि इंट्रामस्कुलर भी यूज़ किया जाता है तो भी सेम डोज जो है वो दिया जाता है। तो मिनिमम जो है वो 4 मिलीग्राम पर डे या फिर मैक्सिमम 20 मिलीग्राम पर डे जितना डोज जो है वो आप यूज़ कर दे। तो मिनिमम डोज हम देखें तो 4 mg जितना जो है वो पर डे जो है वो यूज़ किया जा सकता है, और मैक्सिमम जो है वो पेशेंट के कंडीशंस के अकॉर्डिंग टू 20 मिलीग्राम पर डे
जितना जो है वो यूज़ किया जा सकता है। मतलब कि आपको 4 mg जितना ही पर डे इंजेक्ट करना है तो उस वक्त सिर्फ एक ही इंजेक्शन देना सही रहेगा। और समझे कि 20 मिलीग्राम जितना एडमिनिस्टर करना है तो उस वक्त एटलीस्ट 5 इंजेक्शन या फिर 5 ml जितना कंटेंट जो है वो डिलीवर किया जाता है। बट ये एक ही टाइम पे नहीं दिया जाता, प्रॉपर टाइम इंटरवल के, मतलब कि 1 या 2 इंजेक्शंस के बीच में, कि एक इंजेक्शन देने के बाद समझो कि जब आप सेकंड इंजेक्शन देते हैं तो एटलीस्ट 4 to 6 आवर का जो है वो गैप होना चाहिए बिटवीन द 2 इंजेक्शन के। 2 इंजेक्शंस के बीच में एटलीस्ट आप 4 से लेकर 6 घंटे का टाइम इंटरवल रखने के बाद ही दूसरा जो है वो डोज पेशेंट को देना चाहिए। तो सिंपली मैं समझाता हूँ कि आपने समझो कि सुबह 8 बजे पेशेंट को कोई इंजेक्शन दिया है ये, और ये एडमिनिस्टर किया है 1 ml जितना, तो एटलीस्ट उसके 4 घंटे या फिर 6 घंटे के बाद, मतलब कि दूसरा जो है वो आप 2 बजे जो है वो दूसरा इंजेक्शन या फिर दूसरा डोज जो है वो दे सकते हैं 1 ml का। उसी तरह से उसके एग्जैक्ट और 6 घंटे बाद, मतलब कि 8 बजे के आसपास, 8 बजे के आसपास जो है वो आप उसका थर्ड डोज दे सकते थे। इस तरह से प्रॉपर 6 घंटे या फिर 4 घंटे का टाइम इंटरवल जो है वो रखना चाहिए 2 डोज के बीच में। डोज कैन बी रिपीटेड 3 और 4 टाइम्स इन 24 आवर्स के। 24 आवर्स में आप 3 टाइम उसको रिपीट करें या फिर 4 टाइम जो है वो रिपीट कर सकते हैं बेस्ड ऑन अ पेशेंट कंडीशन। पर ध्यान ये रखना है कि सिर्फ 1 ml जितना ही एक टाइम पे जो है वो इंजेक्ट करना चाहिए, कि जिससे कोई साइड इफ़ेक्ट ना हो और कोई दूसरे रिएक्शंस ना हो पेशेंट्स के ऊपर। अगर पीडियाट्रिक पॉपुलेशन में समझो कि उसको यूज़ किया जाता है, मतलब कि बच्चों के अंदर यूज़ किया जाता है, तो समझो कि 1 ईयर का चाइल्ड है या फिर 1 या फिर उससे भी कम एज है, तो उस वक्त सिर्फ 1 मिलीग्राम जितनी मेडिकेशंस दी जाती है पर डे, मतलब कि 0.25 ml जितना ही ये कंटेंट दिया जाता है। 1 to 5 ईयर जितनी एज है तो 2 मिलीग्राम, मतलब कि ये इंजेक्शन आप ये वाला यूज़ करते हैं 4 mg पर ml, तो उस वक्त सिर्फ 0.50 ml जो है वो डिलीवर किया जाएगा। फिर 0 to 12 ईयर से तो 4 mg, मतलब कि 1 ml जितना, और ये डोज भी सेम जो है वो रिपीट किए जा सकते हैं 3 टाइम्स या फिर 4 टाइम्स इन ए 24 आवर्स। सो पेशेंट की कंडीशंस के अकॉर्डिंग टू डोज जो है वो यूज़ किया जाए। तो ये खास ध्यान रखिए कि पीडियाट्रिक पॉपुलेशन में क्या डोज है एज वेल एज एडल्ट्स के अंदर। फिर समझते हैं उसके मेकेनिज़्म। तो बीटामेथाजोन जो हमने समझा कि वो एक कॉर्टिकोस्टेरॉइड है, और कॉर्टिकोस्टेरॉइड की जो हम इफ़ेक्ट देखें तो वो होती है एंटी इन्फ्लेमेटरी एंड इम्यूनोसप्रेसेंट इफेक्ट जो है वो उनकी रहती है। तो ये क्या करते हैं, ऐसे मेडिएटर्स की जो रिस्पॉन्सिबल है इन्फ्लेमेशन के लिए, उनको इनहिबिट कर देते हैं। कि ऐसे मेडिएटर समझो कि प्रोस्टाग्लैंडिन रिलीज़ हो रहा है और वो रिस्पॉन्सिबल बन रहा है सूजन के लिए, पेन के लिए, तो ये प्रोस्टाग्लैंडिन की जो इफ़ेक्ट होती है उसको इनहिबिट कर देंगे। ऐसे ही जितने भी पेन के मेडिएटर्स, इन्फ्लेमेशन के मेडिएटर्स जो होते हैं सूजन के लिए, सभी को ब्लॉक करके अपनी फार्माकोलॉजिकल एक्शन देते हैं। तो ये जो मेडिकेशंस क्या करते हैं, स्पेशली ऐसे सेल की जो इन्फ्लेमेटरी सेल्स होते हैं और वहाँ पे जो केमिकल रिलीज़ होते हैं कि जिसको इन्फ्लेमेटरी मेडिएटर्स कहा जाता है, तो उनकी इफ़ेक्ट को ब्लॉक कर देती है या फिर रिड्यूस करके ये अपनी इफ़ेक्ट देता है। अब समझते हैं उसके साइड इफ़ेक्ट के कौन से अलग अलग साइड इफ़ेक्ट डेवलप हो सकते हैं। तो समझो कि जहाँ पे इंजेक्शन दिया जाता है तो वहाँ पे वो साइड पे रिएक्शंस हो सकते हैं। कि समझो कि आपको इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन दिया गया है या फिर इंट्रावेनस दिया गया है डायरेक्टली वेन के अंदर, तो उस वक्त ये इंजेक्शन साइड पे आपको पेन हो सकता है, स्वेलिंग मतलब कि सूजन हो सकती है, या फिर रेडनेस हो सकती है, कि ये एक कॉमन साइड इफ़ेक्ट है ये इंजेक्शन के। तो इंजेक्शन साइड पे ऐसे रिएक्शन जो है वो हो सकते हैं कि अगर आप ये इंजेक्शन को इंट्रामस्कुलर या फिर आईवी दोनों तरीके से लगाने पर ये इंजेक्शन साइड के रिएक्शंस देखने को मिलती है। इनसोम्निया मतलब कि पेशेंट को कई बार नींद नहीं आती लेट नाइट तक। वर्टिगो मतलब कि कई बार चक्कर आ जाते हैं। वेट गेन हो सकता है। इम्पेयर स्किन हीलिंग, कि समझो कि स्किन रिलेटेड ऐसे कोई इश्यू है तो उनकी हीलिंग को जो है वो अल्टर कर सकता है। डिप्रेशन में जा सकता है पेशेंट के, समझो कि हायर डोज आप लंबे समय तक लेते रहते हैं
तो उससे आपके मेंटल हेल्थ के ऊपर असर पड़ सकती है। हाइपरटेंशन मतलब कि ब्लड प्रेशर जो है वो पेशेंट का रिड्यूस हो सकता है कि अगर काफ़ी हायर डोज के अंदर ये यूज़ किया जाए। फिर इंक्रीज़ करती है एपेटाइट की, ये मेडिकेशन उसके साइड इफ़ेक्ट के तौर पे एपेटाइट इंक्रीज़ करते हैं, मतलब कि ये इंजेक्शन की थेरापी आपके ऊपर चालू है तो उस वक्त पेशेंट को जो है वो भूख ज़्यादा लगती है। फिर कई बार इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो जाता है, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स देखने को मिलती है, हेयर ग्रोथ जो है वो एबनॉर्मल हो जाती है, ब्लड शुगर लेवल जो है वो इंक्रीज़ करवा सकता है, कई बार बोन मसल एंड जॉइंट के अंदर पेन हो सकती है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिसऑर्डर या फिर स्किन डिसऑर्डर हो सकती है कि अगर उसको हाई डोज के अंदर जो है वो लंबे समय तक आप यूज़ कर दो। ये साइड इफ़ेक्ट तभी देखने को मिलते कि जब हायर डोज में यूज़ किया जाता है। जैसे हमने बात की कि 4 mg से लेकर 20 mg पर डे जो है वो आप यूज़ कर सकते हैं, तो 4 mg हो गया उसका मिनिमम डोज और 20 mg जो हो गया उसका मैक्सिमम डोज। पर उससे भी ज़्यादा डोज के अंदर आप उसको यूज़ करवाते हैं और लंबे समय तक यूज़ होता है तो ये सब साइड इफ़ेक्ट जो है वो और ज़्यादा सीवियर हो सकती है पेशेंट के लिए। अब समझते हैं कॉन्ट्रा इंडिकेशंस के कौन से कंडीशंस में यूज़ नहीं करते। तो पहले कंडीशन की प्रेगनेंसी के दौरान यूज़ करना जो है वो अनसेफ है, बिकॉज FDA के अकॉर्डिंग टू जो है वो कैटेगरी जो है उसकी सी कैटेगरी के अंदर है कि प्रेगनेंसी कैटेगरी सी के अंदर ये मेडिकेशन आता है। और ऐसे पेशेंट की जिनको किडनी डिसीज है उनके लिए भी प्रॉपर प्रिकॉशंस के साथ जो है वो यूज़ किया जाता है। फिर आपको हाइपर सेंसिटिविटी या फिर आपको ये इंजेक्शन लेने के बाद तुरंत ऐसे एलर्जिक रिएक्शंस होने लगते हैं और ऐसी कोई आपकी पास्ट मेडिकल हिस्ट्री है तो ज़रूर से आपके डॉक्टर या फिर फार्मासिस्ट को बताना चाहिए कि जिससे उसका कोई अल्टरनेटिव मेडिकेशन आपको सजेस्ट करें। फिर ऐसा ट्यूबरकुलोसिस के जो अनट्रीटेड है या फिर इनएक्टिव टीबी के पेशेंट है तो उनको भी ये इंजेक्शन नहीं देनी चाहिए। फिर हर्पिस सिम्प्लेक्स इन्फेक्शन है आँखों का तो भी यूज़ ना करें। इन्फेक्शन है कोई फंगस के कारण तो भी ये इंजेक्शन यूज़ नहीं किया जाता। और ऐसी कंडीशन की जिसके अंदर आपके थायराइड हार्मोन्स के जो लेवल है वो काफ़ी कम है तो ऐसे कंडीशन में भी ये इंजेक्शन को यूज़ नहीं करनी चाहिए। फिर अब बात आती है कि प्रेगनेंसी के दौरान उसको यूज़ करें या ना करें। तो जब ऐसे कंडीशन है कि बेनिफिट जो है वो ज़्यादा है कि प्रेगनेंसी के अंदर कई बार ऐसे कॉम्प्लिकेशंस होते तो उस वक्त बेनिफिट्स ज़्यादा है कंपेयर टू द रिस्क, तो उस वक्त ये इंजेक्शन जो है वो दिया जाता है कि रिस्क कम है और बेनिफिट ज़्यादा है कि ये इंजेक्शन यूज़ करने से प्रेगनेंसी के कुछ ऐसे कॉम्प्लिकेशंस के जहाँ पे आपको बेनिफिट हो सकते हैं ओवर रिस्क, तो उस वक्त ये इंजेक्शन यूज़ किया जाता है। कि जैसे कुछ हम कंडीशन देखेंगे तो पहली कंडीशन ऐसे है कि जैसे कि हाई रिस्क ऑफ प्री टर्म बर्थ, कि जिसको हम कहते हैं कि पूर्व प्रसव की स्थिति, कि जो नॉर्मल समझो कि प्रॉपर प्रेगनेंसी के वीक जो हम कंसीडर करें तो जो 40 वीक्स का जो प्रॉपर टर्म होता है कि प्रेगनेंसी का जो टर्म हम कहें तो 40 वीक्स का जो है वो नॉर्मल टर्म है। बट उससे पहले समझो कि प्रसव हो जाता है तो समझो कि लेबर हो जाता है अराउंड 32 से 35 वीक्स के आसपास, या फिर ऐसे कंडीशंस डेवलप होती है कि उस वक्त अभी बेबी जो है वो प्रॉपर डेवलप नहीं हुआ या फिर उसके लंग्स अच्छे से डेवलप नहीं हुए और या फिर उसके हार्ट अच्छे से डेवलप नहीं हुआ अभी तक, लंग्स या फिर ब्रेन जो है वो प्रॉपर नहीं डेवलप हुआ बिकॉज अभी 32 या फिर 35 वीक्स के प्रेगनेंसी पीरियड है। और उस वक्त ऐसी कंडीशन प्रोड्यूस हुई है कि जैसे कि प्री मैच्योर रप्चर हो चुका है मेम्ब्रेन्स का, या फिर ब्लीडिंग होना स्टार्ट हो चुका है, या फिर प्री टर्म लेबर की कंडीशन जो है वो प्रोड्यूस हुई है, तो उस वक्त ये इंजेक्शन को दिया जाता है। कि जैसे कि आप यहाँ पे देखो किस तरह से अंदर एमनियोटिक ये फ्लूइड है, यहाँ पे आप फिटस देख रहे हैं और समझो कि किसी भी तरह से ये समझो कि मेम्ब्रेन समझो कि रप्चर हो रहा है और ये एमनियोटिक फ्लूइड जो है वो बाहर आना स्टार्ट हो चुका है, या फिर दूसरे कोई ऐसे कॉम्प्लिकेशंस हो रहे हैं कि जिसके कारण ब्लीडिंग हो रही है और प्री टर्म लेबर या फिर प्री टर्म बर्थ की कंडीशन जो है वो प्रोड्यूस हो चुकी है, तो उसको हम कह सकें कि रिस्क डेवलप हो चुका है। तो उस वक्त ये इंजेक्शन लेने से क्या फ़ायदा होता है वो समझिए। तो ये इंजेक्शन क्या करेगा कि अगर आप ये इंजेक्शंस देते हैं तो लंग्स जो है वो अच्छे से डेवलप हो जाएंगे, कि जो बेबी डेवलप हो रहा है तो उसके लंग्स अच्छे से डेवलप हो गए कि अगर
प्री टर्म लेबर का रिस्क है। तो उस वक्त ये इंजेक्शन दिया जाता है कि जब रिस्क जो है और उसके सामने बेनिफिट्स मिल सकते हैं ये लंग्स के प्रॉपर डेवलपमेंट में ऑफ अ बेबी, बट ओनली गिवन इफ द बेनिफिट्स आउट विद द रिस्क। जैसे मैंने आपको बताया कि रिस्क के कंपेयर में बेनिफिट्स ज़्यादा है तो उस वक्त ये यूज़ किया जाता है। और उसके डोज के बारे में हम समझे तो जो है इंजेक्शन के 2 इंजेक्शंस जो है वो अराउंड 12 मिलीग्राम जितने डोज के दिए जाते हैं प्रॉपर टाइम इंटरवल के ऊपर, और डिपेंड ऑन द पेशेंट कंडीशन के पेशेंट की कंडीशन कैसी होती है उसके ऊपर गायनेकोलॉजिस्ट जो है उसका डोज जो है वो सजेस्ट करते हैं। तो ये था हमारा स्पेशल वीडियो लेक्चर अबाउट द बैटनेसोल इंजेक्शन। तो ऐसे ही मेडिसिन रिलेटेड लेक्चर्स अटेंड करने के लिए डाउनलोड करिए फार्मारॉक्स की ऐप, कि जहाँ पे आप मेडिसिन रिलेटेड लेक्चर अटेंड कर पाओगे, उनके PDF एंड PPTs एक्सेस कर पाओगे कि जो आप नोट्स वगैरह बना सकते हैं, और सीखिए डिसीज़ एंड उनके ट्रीटमेंट्स के बारे में अफोर्डेबल प्राइस के अंदर 1 साल तक। तो अभी डाउनलोड करिए फार्मारॉक्स, एक्सेस करिए स्टडी मटेरियल, टेस्ट सीरीज एंड वीडियो लेक्चर फार्मारॉक्स के ऊपर। कोई भी क्वेरी हो तो ये नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो एंड्रॉयड यूज़र एंड्रॉयड ऐप डाउनलोड करेंगे आईफोन यूज़र ऐप स्टोर से, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो गुड लक एंड ऑल द बेस्ट।